नमस्कार दोस्तों। बेटा आज हम हिस्ट्री चैप्टर 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आंसर जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है। पहले कुछ एमसीक्यू है, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। और अगर कोई बात करनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। चलिए तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। क्वेश्चन नंबर 1 है वन विनाश किसे कहते हैं। आंसर है वनों के लुप्त होने को वन विनाश कहते हैं। विनाश का मतलब होता है बेटा लुप्त होना, बिल्कुल समाप्त हो जाना। तो वन विनाश होता है, वनों के लुप्त होने को वन विनाश कहते हैं। दूसरा है भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था। भारत का प्रथम वन महानिदेशक डाइट्रिच बेंडिस था। भारत में जो वन महानिदेशक यानी कि वनों की देखभाल के लिए और वनों में जो भी करना हो उसके लिए उसने मतलब सरकार ने कुछ बनाए थे, वन महानिदेशक बनाए थे। तो वो कौन था? डायट्रिस बेंडिस। यानी कि वन में जो भी वन कानून बने थे या जो भी हो रहा था वो वन कानून उन्होंने ही किया था, डायट्रिस बेंडिस ने। ठीक है। अब बागान, बागान किसे कहते हैं? बागानी कृषि या बागान जो है उसे किसे कहते हैं? सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाने को बागान कहते हैं। यानी कि सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के जो पेड़ लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बागान कहते हैं। अंग्रेजों ने ये जंगलों में किया था। जंगलों को जो वन कानून उसने लागू किया था, वनों को 3 भागों में बांट दिया था उसने, आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वन। जो आरक्षित वन थे वो उन वनों को वो उस वहां पे वो बागान लगाता था। यानी कि जो प्राकृतिक वन थे उन्हें काटकर वो एक ही कतार में पेड़ पौधे लगाता था। वैसे पेड़ पौधे जिसे बेचकर उन्हें, जिनकी लकड़ियों से उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम वैज्ञानिक वानिकी क्या है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक वानिकी क्या है? वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई और उनकी जगह नए पेड़ लगाने को हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक वानिकी। क्या बोला गया था अंग्रेजों द्वारा उसे? वैज्ञानिक वानिकी। यानी कि जो पेड़ थे, जो प्राकृतिक वन होते थे उन्हें काट दिया जाता था और कतार में नए पेड़ लगाए जाते थे, उन्हें वैज्ञानिक वानिकी बोला गया है। घुमंतू कृषि, नेक्स्ट क्वेश्चन है घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है? घुमंतू के खेती जो पुराने जमाने में की जाती थी उनके अनेक नाम थे। झूम कृषि, इसमें तो मैंने आपको एक नाम दिया है झूम कृषि। उसे कर्तन एवं दहन कृषि, और जगह जगह अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से उन्हें बोला जाता था। नेक्स्ट है भारतीय वन कानून कब बना। भारतीय वन कानून बना था 1865 में। ठीक है। अब है स्पीलर, स्लीपर क्या है? क्या है? स्लीपर क्या होते हैं? स्लीपर ट्रैक के आर पार बिछाए गए लकड़ी के तख्तों को स्लीपर कहते हैं। रेलवे ट्रैक के आर पार बिछाए गए लकड़ी के तख्तों को स्लीपर कहते हैं। स्लीपर, बहुत सारे बच्चे ये आंसर देते हैं कि स्लीपर जो हम पैरों में पहनते हैं चप्पल, उसे स्लीपर कहते हैं। तो ये नहीं है बेटा। यहाँ पे स्लीपर का मतलब क्या है? जो पहले पुराने जमाने में जो रेलवे ट्रैक यानी कि रेलवे लाइन होती थी उसके आर पार लकड़ी के तख्ते बिछाए जाते थे, यूं लाइन में लकड़ी के तख्ते बिछाए जाते थे, उसे स्लीपर कहा जाता था। अब वो लकड़ी के तख्ते नहीं बिछाए जाते, अब सीमेंट के बनाए जाते हैं वही चीजें। उस समय लकड़ी के तख्ते बिछाए जाते थे, जिसे क्या बोला गया है? स्लीपर। तो आप स्लीपर का मतलब चप्पल मत लिख के आना एग्जाम में। स्लीपर है जो रेलवे ट्रैक के आर पार लकड़ी के तख्ते बिछाए जाते हैं। ठीक है। अब है डायट्रिच बेंडिस कौन थे। डायट्रिच बेंडिस कौन थे? डायट्रिच बेंडिस एक जर्मन विशेषज्ञ थे जिन्हें अंग्रेजों ने वन प्रबंधन के मामलों पर सलाह देने के लिए आमंत्रित किया था। यानी कि भारत में आमंत्रित किया था उन्होंने वन प्रबंधन के मामलों पे सलाह देने की। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो इसे आप ध्यान से देखिए। इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान कब और कहाँ की गई थी? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा ब्लर भी हो गया है क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव। तो इसे आप याद करिए अच्छे से। इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान कब और कहाँ की गई थी? 1906 में देहरादून में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान बनाया गया था। बेटा ये सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आने की संभावना जिसकी ज्यादा से ज्यादा होती है वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद कर लें, समझ के याद करें, सुन के याद करें। सुन के चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती है। सुन के याद करें, इनको समझें, समझना भी जरूरी होता है।
क्योंकि अगर हम रट के याद करेंगे तो चीजें भूल जाते हैं, लेकिन वही चीज समझ के अगर याद करेंगे तो हमें लंबे समय तक याद रहता है। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बस्तर कहाँ स्थित है? बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो 10 क्वेश्चन मैंने शॉर्ट दिए थे, अब है लॉन्ग क्वेश्चन। अवनीकरण क्या है? औपनिवेशिक काल में कृषि का तेजी से विस्तार कैसे हुआ? अवनीकरण का मतलब है वनों की कटाई। ठीक है, सिंपल शब्द में इसका मतलब आप लिख सकते हो कि अवनीकरण का मतलब क्या होता है, वनों की कटाई। अब है औपनिवेशिक काल में कृषि का तेजी से विस्तार कैसे हुआ था? वनों के विलुप्त होने को अवनीकरण कहा जाता है। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित कारणों से खेती का तेजी से विस्तार हुआ। क्या है? वनों के विलुप्त होने को या वनों की तेजी से कटाई को अवनीकरण उसे भी अवनीकरण कहते हैं। अब औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित कारणों से खेती का तेजी से विस्तार हुआ। अंग्रेजों ने चीनी, गेहूं, जूट और कपास जैसी व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। वो व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा उसे लाभ हासिल हो सके, पैसे मिल सके उसे। और इसके लिए भी जंगलों को काटा जा रहा था और वहां कृषि योग्य जमीन बनाई जा रही थी। चाय, कॉफी और रबड़ के बागानों के लिए रास्ता बनाने के लिए प्राकृतिक वनों के बड़े क्षेत्र को साफ कर दिया गया। यानी कि जो प्राकृतिक वन है उसके बड़े क्षेत्रों को काट दिया गया था चाय, कॉफी और रबड़ के बागानों के लिए। और उन्होंने जो चीनी, गेहूँ, जूट और कपास की व्यावसायिक फसलों को ज़्यादा प्रोत्साहन किया था और अपने फ़ायदे के लिए, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, और इसलिए भी जंगलों को काटकर उन्हें कृषि योग्य बनाया जा रहा था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन शासकों ने घुमंतु कृषि को हानिकारक क्यों माना? घुमंतु कृषि, उसे झूम कृषि, जो मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ, झूम कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि और घुमंतु कृषि कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। घुमंतु का मतलब होता है घूमने वाला। घुमंतु कृषि का क्या था कि वो अलग-अलग जगह घूम-घूम कर कृषि करते थे। एक बार एक जगह कर लिया, फिर वो फसल काट कर वो दूसरी जगह, वो फसल जैसे ही तैयार हो गया कहीं और कृषि करते थे। वो इसे घुमंतु कृषि कहते हैं। इसी को कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। कर्तन का मतलब होता है काटना, दहन का मतलब होता है जलाना। कर्तन एवं दहन कृषि में क्या होता था, या फिर घुमंतु कृषि, इसमें क्या होता था, इसे झूम कृषि भी कहते हैं। इसमें क्या होता था कि जंगलों को काटा जाता था, काटकर उनके पेड़-पौधों, पत्तियों को जला दिया जाता था और उसके राख को मिट्टी में मिलाते थे वो। उससे मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती थी और उस मिट्टी पर फिर वो कृषि करते थे। और एक बार फसल तैयार हो जाने के बाद उस जगह को छोड़कर वो दूसरे जगह पे चले जाते थे। इससे क्या होता था कि जंगलों का नुकसान भी नहीं होता था ज़्यादा, क्योंकि अगर वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह कृषि करने चले जाते थे, तो वहाँ पे फिर से पेड़-पौधे हो जाते थे। तो ये है झूम कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि और घुमंतु कृषि। इनके अलग-अलग नाम है। कोई किसी भी नाम से आपके पास मतलब क्वेश्चन दिया जा सकता है कि यूरोपीय शासकों ने घुमंतु कृषि को क्यों हानिकारक बताया, या फिर कर्तन एवं दहन कृषि को क्यों हानिकारक बताया, या फिर झूम कृषि को क्यों हानिकारक बताया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्या होता है ये कृषि, तो आप लिख सकते हो आराम से अब। यूरोपीय प्रशासक घुमंतु कृषि को वनों के लिए हानिकारक मानते थे। उन्होंने महसूस किया कि जिस भूमि का उपयोग हर कुछ वर्षों में खेती के लिए किया जाता है, उसमें रेलवे की लकड़ी के लिए पेड़ नहीं उगाए जा सकते। पहला क्या था, अंग्रेज हमेशा ही भारत से फायदे ही देखते थे। तो उन्हें क्या था कि जिस जगह का उपयोग हर कुछ सालों में खेती के लिए किया जा सकता है, वहां रेलवे की लकड़ी के लिए पेड़ नहीं उगाए जा सकते। क्योंकि जहाँ पे एक पेड़ को तैयार होने में कई साल लगता है और वहाँ पे फसल उगाया जा रहा है, तो फिर वहाँ पे खेती हो नहीं पाएगी, मतलब पेड़ उगाए नहीं जा सकते। दूसरा क्या है, जब एक जंगल जला दिया जाता था, तो आग की लपटों के फैलने और मूल्यवान लकड़ी के जलने का भी खतरा होता था। क्या मानना था उनका कि जब पेड़-पौधे या जंगल को जलाया जा रहा है झूम कृषि के लिए, तो उससे आग की लपटों को फैलने का खतरा है कि हो सकता है पूरे जंगल में आग लग जाए, या मूल्यवान जो कीमती लकड़ियाँ होती हैं, उनके भी जलने का खतरा होता था। तीसरा है, स्थानांतरित खेती के ने सरकार के लिए करों का प्रबंधन करना कठिन बना दिया, इसलिए सरकार ने झूम खेती पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। अब देखिए, इसमें मैंने अलग-अलग नाम भी दे रखे हैं। एक जगह स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि, तो ये 3 नाम आप याद रखिए। तीनों नाम एक ही कृषि के हैं, स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि। इसमें क्या है था लास्ट पॉइंट कि स्थानांतरित खेती में सरकार कृषि पर कर लेते थे, और लेकिन वो कर कैसे लेते थे, अगर एक ही जमीन पे बार-बार फसल उपजाया जा रहा है तभी वो कर ले सकते हैं। लेकिन ये झूम कृषि जो है अलग-अलग जमीनों पे उपजाया जाता था, तो वहाँ पे इन्हें कर वसूलने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए भी उन्होंने उसपे प्रतिबंध लगा दिया। अब है
1878 के वन अधिनियम में वर्णित वनों की 3 श्रेणियों के नाम बताएं। यानी कि 1878 के वन अधिनियम में वर्णित वनों की 3 श्रेणियों के नाम बताएं कि क्या कौन-कौन से वन थे उस समय। क्या है? आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन। ग्रामीण वन कह सकते हैं हम उसे। आरक्षित वन सबसे ज्यादा और अच्छे वन आरक्षित वन कहा जाता था। ग्रामीण वन इन जंगलों से कुछ नहीं ले सकते। ग्रामीण इन जंगलों से कुछ नहीं ले सकते। मतलब जो वन अधिनियम 1878 में लागू किया गया था, उसमें वनों को 3 भागों में बांट दिया गया था। आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्रामीण वन या ग्राम वन उसे बोल सकते हैं। जो सबसे ज्यादा संख्या वो आरक्षित वन की थी, उससे थोड़ी कम संख्या संरक्षित वन की थी और जो ग्रामीण वन थी उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी। आरक्षित वन में क्या है कि ये सबसे अच्छे वन होते थे और इसमें ग्रामीण इस यहाँ पे जा ही नहीं सकते थे, लकड़ी नहीं ले सकते थे। दूसरा है संरक्षित वन। ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण वन थे, लेकिन ग्रामीण संरक्षित वनों से लकड़ी एकत्र कर सकते थे। लकड़ी एकत्र कर सकते थे, लेकिन वो वनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। उन्हें परमिट के साथ वहां जाना पड़ता था। ग्रामीण वन क्या है? ये गांव के पास स्थित थे और गांव वाले द्वारा इनका दोहन किया जा सकता था, लेकिन व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं। यानी कि गांव वाले इससे लकड़ियां ले सकते थे, फल फूल ले सकते थे, लेकिन बेचने के लिए नहीं, व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं, क्योंकि यहाँ पे व्यवसाय तो अंग्रेजों को ही करना था बस। अब है ग्रामीणों का जीवन वन अधिनियम से कैसे प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रामीणों का जीवन वन अधिनियम से कैसे प्रभावित हुआ। निम्न तरीकों से ग्रामीणों का जीवन वन अधिनियम से प्रभावित हुआ। क्या है? जब ग्रामीण अपनी परंपरागत प्रथाओं जैसे शिकार, लकड़ी काटने, अपने मवेशियों को चराने, फल इकट्ठा करने आदि से वंचित हो गए। अब क्या है? ग्रामीणों को जंगल में जाने से मना कर दिया गया, तो उनकी जो परंपरागत प्रथाएं थी उनसे वो वंचित हो गए। प्रमुख झूम कृषि पर रोक लगा दी गई। जो उनकी झूम कृषि, उनकी प्रमुख कृषि होती थी, उन पर रोक लगा दी गई। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है? ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करने वाली महिलाएं विशेष रूप से प्रभावित हुई। क्या होता था? पहले महिलाएं जंगलों से लकड़ी लेकर आती थी, फिर वो खाना बनाती थी। अब वो विशेष रूप से प्रभावित हुई क्योंकि उन्हें जंगलों में जाने की अनुमति थी ही नहीं। चौथा है, पुलिस और फॉरेस्ट गार्डों द्वारा लोगों से मुफ्त भोजन की मांग करके उन्हें परेशान करना आम बात थी। अब क्या होता था? अंग्रेज जंगलों में फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस को रखते थे। वो लोगों से जबरन उनसे मतलब भोजन की मांग करते थे। भोजन की मांग और भी बहुत सारी चीज़ों की वो जबरन मांग करते थे और उन्हें परेशान करते थे नहीं देने पे। नेक्स्ट है, लोग अब जंगलों से लकड़ी चुराने के लिए मजबूर हो गए। लोगों को क्या था? वो जंगलों से जब उन्हें लकड़ी नहीं मिल रही थी, लोग भोजन के लिए भी उन्हें लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी, तो वो जंगलों से लकड़ी चुराने के लिए मजबूर हो गए और जब वो पकड़े जाते थे तो उन्हें भारी रकम चुकानी पड़ती थी या फिर बहुत ज़्यादा शोषण होता था उनका। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का वनों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भारत और जावा के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करें। अथवा युद्ध से वन विनाश कैसे प्रभावित हुआ। ये 2 पॉइंट है बेटा, मतलब सॉरी 2 क्वेश्चन है, अथवा में है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का वनों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भारत और जावा के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करें। मतलब कि क्या प्रभाव पड़ा भारत और जावा पे। युद्ध से वन विनाश कैसे प्रभावित होता है। युद्ध से वन वन कैसे प्रभावित होता है, वनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें देखना है। ठीक है। युद्ध के कारण वनों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। पहला है, भारत में वन संबंधी योजनाओं को छोड़ दिया गया। भारत में जो वन संबंधी योजनाएं अंग्रेज बना रहे थे, वो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी हो गए, तो उन योजनाओं को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो युद्ध में बिजी हो गए थे। दूसरा है, भारत में ब्रिटिश से युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से पेड़ों को काटा गया। अब क्या हो गया कि वो स्वतंत्र रूप से पेड़ों को काटने लगे। ब्रिटिश से जो प्रथम विश्व युद्ध था और द्वितीय विश्व युद्ध, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो भारत से पेड़ों को काटने लगे बहुत ज्यादा मात्रा में। तीसरा है, जावा में जापानियों ने इस क्षेत्र पर कब्जा करने से पहले डचों ने आरो को नष्ट करके और सागवान के लॉग के विशाल ढेर को जलाकर भस्म करके भागो नीति का पालन किया ताकि वह जापानियों के हाथ में ना पड़े। जावा हार चुके थे युद्ध में। अब वहां के लोगों ने क्या किया? जापानियों की इस क्षेत्र पर कब्जा करने से पहले जावा के लोगों ने क्या किया? डचों ने आरओ यानी कि जो सागवान के बहुत सारे जहाँ पे लकड़ियां इकट्ठी करके रखी जाती थी, उन्हें जला दिया कि भस्म करो और भागो। उनका ये मानना था कि ये जापानियों के हाथ में ना पड़ जाए, उनको इसका फायदा ना हो। इसे ही भस्म करो और भागो नीति कहते हैं। जलाकर वो वहां से भाग गए कि जापानियों के हाथ में गलती से भी ना पड़ जाए। नेक्स्ट है जापानियों, ये हो गया। नेक्स्ट है, जापानियों ने भी अपने स्वयं के युद्ध उद्योगों के लिए जंगलों का अंधाधुंध दोहन किया और ग्रामीणों को जंगलों
को काटने के लिए मजबूर किया। मतलब वो भी जापानी भी जावा से अंधाधुंध लकड़ियां काट काट कर अपने युद्ध के लिए ले जा रहे थे। ठीक है, ये है मतलब युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा जंगलों पे। अब है औपनिवेशिक शासन के तहत भारत में वनों की कटाई के किन्हीं 5 कारणों की व्याख्या करें। यानी कि औपनिवेशिक शासन, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो वनों की कटाई किस तरीके से हो रही थी। पहला है जनसंख्या बढ़ी, भोजन की मांग बढ़ी। जनसंख्या बढ़ रही थी बहुत तेजी से भारत में, तो भोजन की मांग भी बढ़ रही थी और जमीन उतना ही था। जमीन कभी नहीं बढ़ता, आपको पता है। हम मकान एक पर एक बना सकते हैं, लेकिन जमीन जो हमें मिला हुआ है वही जमीन पृथ्वी पर है, उससे 1 इंच भी जमीन हम नहीं बढ़ा सकते। तो क्या है, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी, भोजन की मांग बढ़ी। जनसंख्या बढ़ी तो लोग क्या करने लगे, जंगलों को काट कर कृषि योग्य भूमि बनाने लगे उसे, उस कारण भी जंगलें कटने लगी। दूसरा है, अंग्रेजों ने वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। अंग्रेज क्या कर रहे थे, वाणिज्यिक फसल यानी कि जिससे ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा हो, वैसे फसल के वाणिज्यिक फसल का मतलब होता है बेटा वैसे फसल जो खाद्य फसल नहीं होते, जिन्हें हम बेचने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, मतलब इस तरह की फसलें, कपास, इस तरह की फसलें। चाय कॉफी हम रेगुलर यूज नहीं करते, कपास हम खाते नहीं है, जूट हम खाते नहीं है। तो ऐसे फसलों के लेकिन इन फसलों को बेचकर हमें पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो ऐसे फसलों को उत्पादन को प्रोत्साहित किया और इसके लिए भी जंगलों को काटकर उसे कृषि योग्य बनाया जाने लगा। 1850 के दशक से रेलवे का प्रसार। ये बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी थोड़ा देखना कि रेलवे का प्रसार कब हुआ था भारत में, 1850 के दशक में। ठीक है, अब क्या है, 1850 के दशक में ऐसे रेलवे के प्रसार के लिए भी लकड़ियों की जरूरत होती थी, जंगलों से काट कर वो लकड़ियां लाते थे और रेलवे लाइन बिछाने के लिए भी जंगलों का काटते थे। वन अनु अनुत्पादक थे। क्या मानना था उनका, अंग्रेजों का, कि वन अनुत्पादक है, इससे हमें कोई लाभ नहीं है, इसलिए इसको काटकर हम यहाँ पे कृषि योग्य जमीन बनाए या फिर बागान बनाए। नेक्स्ट है वृक्षारोपण खेती का उदय। क्या था, वृक्षारोपण कृषि यानी कि जो जंगलों को जो प्राकृतिक वन थे उन्हें काटकर वहां पर वृक्षारोपण कृषि करते थे। वो एक ही कतार में पेड़ लगाते थे, कीमती लकड़ियों वाले पेड़ लगाते थे, जिससे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है, तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको कर लेना है। कॉपी में नोट करिए, याद करिए। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये अभी के लिए, आगे के एग्जाम के लिए और कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप नोट करके जरूर रखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर कर दीजिए। ये है आपके चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जो आगे मैं जितने भी वीडियो शेयर करूं अपने चैनल पे वो सारे वीडियो आपको पहुंच जाए। ये देखिए 6 क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आपको कर लेना है। ओके बेटा, नमस्कार। चलिए तो मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ।